वेलकम बैक टू बियॉन्ड रेनबो, जहां आप न्यू जीएल स्टोरीज सुन सकते हैं। आज की वीडियो में मैं फोर एलिमेंट सीरीज से द वाटर नॉवल के चैप्टर 14 की स्टोरी नरेट करने वाली हूं। अगर ये आपके लिए इस सीरीज की पहली वीडियो है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके बाकी वीडियोस पहले जरूर देख लीजिए, ताकि स्टोरी का फ्लो अच्छे से समझ आए। तो चलिए, अब बिना देर किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में एपो अचानक होटल ऑफिस वापस आती है, जहां लाडा उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसे शेफ इयन के प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। एपो पहले अपना काम खत्म करना चाहती है, इसलिए चोनलाडा इंतजार करते करते वहीं ऑफिस में सो जाती है। बाद में दोनों साथ डिनर करते हुए होटल के खाने का टेस्ट इवेल्युएट करने लगते हैं। और अब कहानी आगे बढ़ती है। लाडा ने पूछा कि तो क्या एपो ने सी फूड मेन्यू उसका सजेशन मानकर चूज नहीं किया। एपो ने जवाब दिया कि वो हर आइडिया को उसकी सुटेबिलिटी के आधार पर इवेल्युएट करती है। लाडा ने हल्की निराशा के साथ कहा कि उसे लगा था उसका आइडिया ब्रिलियंट था और बॉस उसे टैलेंटेड कहेंगी। एपो ने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए कहा कि लाडा को अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं और कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट भी नहीं है। ऐसे में उसे टैलेंटेड कहना बहुत जल्दी होगा। लाडा ने बताया कि उसने खून प्रेम से पूछा था और उन्हें एपो के साथ काम करते हुए लगभग 1 साल लगा, तब जाकर उन्हें कॉम्पिटेंट माना गया। एपो ने सीधा जवाब दिया कि तुम्हें शायद उससे भी ज्यादा समय लगे। ये सुनकर लाडा के मन में सवाल उठा कि क्या उसे इस तरह के एंकरेजमेंट के लिए थैंक्स कहना चाहिए, जो उसकी कॉन्फिडेंस कम कर रहा था। उसने शेफ इयन के प्रोजेक्ट को लेकर कई उम्मीदें लगा रखी थीं। उसे लगा था उसका आइडिया सबसे अलग होगा, लेकिन बॉस से सच्चाई सुनकर समझ आ गया कि उसकी एक्सपेक्टेशंस हकीकत से बेहद दूर थी। लाडा ने खुद को संभालते हुए कहा कि समझ गई बॉस, वो और ज्यादा मेहनत करेगी और तब तक करेगी जब तक एपो खुद ना कहे कि वो टैलेंटेड है। उसने कॉन्फिडेंट के साथ ये भी कहा कि वो ये खून प्रेम से पहले सुन लेगी। एपो ने बस इतना कहा कि देखते हैं, वो इंतजार करेगी। कुछ देर बाद का सीन। कार रुकने पर लाडा ने एपो को राइड के लिए थैंक्स कहा। लाडा जैसे ही एपो की लग्जूरियस कार का दरवाजा खोलने लगी, एपो ने उसे मिस चोनलाडा कहकर रोका। लाडा तुरंत रुक गई और पलटकर यस बॉस कहा। ये लगातार दूसरी रात एपो उसे घर छोड़ने आई थी। पिछले 2 दिनों से वो देर तक काम कर रही थी और एपो ने खुद उसे छोड़ने की जिम्मेदारी ली थी। वो जानती थी कि जैसे ही वो समय पर ऑफिस से निकलने लगेगी, एपो के पास उसे छोड़ने की कोई वजह नहीं बचेगी। एपो ने पूछा कि क्या इस वीकेंड उसका कोई प्लान है। लाडा ने याद दिलाया कि आज उसका डे ऑफ है। एपो ने कहा कि शेफ इयन का प्रोजेक्ट जल्द आने वाला है और तैयारी करनी है। क्या वो वीकेंड पर काम करने आ सकती है? उसके समय का कॉम्पेंसेशन दे दिया जाएगा। लाडा ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या वो कॉम्पेंसेशन को एक डिलीशियस मील से ट्रेड कर सकती है। एपो ने कंफ्यूजन के साथ दोहराया, एक डिलीशियस मील। लाडा ने कहा कि वो पेमेंट के तौर पर खाना एक्सेप्ट करेगी और संडे को मिलने की बात कही। एपो ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस वो लाडा को कंफ्यूजन में देखती रही और लाडा ने इसे ही यस मान लिया। न्यूकमर होने के बावजूद एपो उसे इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा बना रही थी। यही उसके लिए मोटिवेशन था कि वो अपना पूरा एफर्ट दे, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में बॉस से एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। एपो की कार चौन को ड्रॉप करके आगे बढ़ गई और सड़क पर गायब हो गई। लेकिन लाडा अभी भी वहीं खड़ी थी, चेहरे पर अनजानी सी खुशी के साथ। तभी फिमफॉर्ट ने पीछे से आकर कहा कि वो बहुत एक्साइटेड लग रही है। लाडा चौंक गई और पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि अगर किसी ने देख लिया तो डेंजरस होगा। फिमफॉर्ट ने कहा कि अगर वो कॉन्डो पर उसका इंतजार करने नहीं आता, तो उसे कभी ये पता नहीं चलता कि एपो उसे घर छोड़ने आ रही है। लाडा ने समझाने की कोशिश की कि हाँ, एपो ने उसे राइड दी, लेकिन वो समझा सकती है। फिमफॉर्ट ने सख्ती से कहा कि अब वो दोनों इतने क्लोज हो गए हैं कि साथ आना जाना भी शुरू कर दिया है और अब वो ये नहीं कह सकती कि उसे वटित के बारे में कुछ नहीं पता। वो जो भी जानती है, उसे अब सब बताना होगा। फिमफॉर्ट ने सीधे कहा कि वटित एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में बताओ। लाडा ने जवाब दिया कि हाँ, जितना उसे पता है, एपो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है, पर वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए वो बस उसकी सेक्रेटरी से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही ले पाई है। लेकिन उसकी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन में वचारा टीम के लिए कुछ भी यूजफुल नहीं है। ये सुनकर फिमफॉर्ट ने ठंडी आवाज में कहा कि उसने अपना फैसला बदल दिया है। अगर वो प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकती, तो उस पर टाइम बर्बाद करना बंद कर दे। लाडा हल्का सा रुकी और पूछा कि क्या मतलब।
क्या वो उसे इस प्रोजेक्ट से जुड़े मिशन से हटा रहा है? फिमफॉर्ट ने बिना झिझक कहा कि लाडा को इस प्रोजेक्ट को फेल करना होगा। उसने साफ कहा कि ध्यान रखे, एपो की सारी मेहनत बेकार चली जाए। ये सुनकर लाडा अपने भाई को घूरती रह गई। इस अचानक दिए गए ऑर्डर ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसके मन में सवाल उठा कि फिमफॉर्ट आखिर क्यों चाहता है कि वो उस प्रोजेक्ट को सैबोटाज करे, जिसमें एपो और वटित टीम ने इतना एफर्ट लगाया है। वो खुद भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, चाहे छोटा ही सही, और उसने उसकी प्रोग्रेस अपनी आंखों से देखी थी। उसने अब तक अपने भाई को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि किसी भी एक्शन से पहले वो वटित के अंदर की सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहती थी। लेकिन अब फिमफॉर्ट की इस डिमांड के बाद सब कुछ साफ हो गया था। वो फिमफॉर्ट है जो गलत तरीके से जीतना चाहता था। फिमफॉर्ट ने उसकी चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, वहीं खड़ी क्या सोच रही हो? क्या मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? फिर फिमफाट ने अपनी बात जारी रखी और कहा, यह उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही एपो के काफी करीब आ चुकी है। चाहे वो सिर्फ असिस्टेंट ही क्यों ना हो, उसे पता है कि अगर लाडा सच में अपने फैमिली और उनके बिजनेस की मदद करना चाहती है, तो वो सब कुछ बर्बाद करने का तरीका ढूंढ ही लेगी। लाडा ने जवाब दिया कि ऐसा करना वाचारा की तरफ से वाटिन के खिलाफ साफ तौर पर गलत चाल होगी। फिमफाट ने पलटकर पूछा, तो क्या अब वो उनकी साइड है? क्या अब फैमिली उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नहीं रही? लाडा ने शांत लेकिन मजबूती से कहा कि ऐसी बात नहीं है। वो किसी की साइड नहीं ले रही। वो बस नहीं चाहती कि वे अपने कंपेटिटर्स के खिलाफ अनएथिकल टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। फिमफॉर्ट ने कड़वाहट के साथ जवाब दिया कि उनके कंपेटिटर्स हमेशा से डर्टी खेलते आए हैं। उसने लाडा से कहा कि उन्हें एपो को फेलियर का स्वाद चखाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे वटित ने इतने सालों से उनके साथ किया है। उसने ये भी याद दिलाया कि अभी उनका होटल बैंकरप्सी के कगार पर है और साल के अंत तक शायद सरवाइव भी न कर पाए। उसने पूछा कि क्या वो सच में देखना चाहती है कि उन्होंने जो कुछ इतनी मेहनत से बनाया और जिसे संभालने के लिए उसने इतनी स्ट्रगल की, वो सब उसकी आंखों के सामने बिखर जाए। क्या वो कुछ भी नहीं करेगी, बस देखती रहेगी? उसने अंत में कहा कि अगर ऐसा है तो वो उससे डीपली डिसअपॉइंटेड है। आखिर में फिमफॉर्ट ने साफ कहा कि वटित से बदला लेने का मौका उसके हाथ में है। ये उसी पर है कि वो उसे इस्तेमाल करती है या उसे यूं ही हाथ से निकलने देती है। सीन चेंज होता है। एपो ने सख्त आवाज में मिस चौनलाडा को पुकारते हुए पूछा कि क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? लाडा हल्का सा चौंक गई और पूछा कि आपने क्या कहा? एपो ने शांत लेकिन कड़े आवाज में कहा कि अगर आपको वीकेंड पर काम करना कंफर्टेबल नहीं लगता, तो आपको शुरू से ही मना कर देना चाहिए था। लाडा ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसी बात नहीं है और उसे काम करने से कोई परेशानी नहीं है। एपो ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा कि लेकिन आज आप डिस्ट्रैक्टेड लग रही हैं, और पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है। रियलिटी में चोनलाडा के पास प्रॉब्लम थी और वो छोटी नहीं थी। वो एक ऐसा बोझ था जिसने उसे पूरी रात जगाए रखा था, बिना किसी सोल्यूशन के। पिछले दिन फिमफॉर्ट की कही बातें उसके दिमाग में किसी टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह गूंज रही थीं, और तभी से वो पूरी तरह उलझी हुई थी। उसके पास उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोई स्किल नहीं थी। वो पहले वाले प्लान पर चलते हुए सब कुछ एपो पर डाल भी नहीं पा रही थी। अब वो हिचकिचा रही थी और इतना गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लाडा ने आखिरकार एक्सेप्ट किया कि असल में एक बात उसे परेशान कर रही है। एपो ने तुरंत कहा कि पर्सनल प्रॉब्लम्स और काम को अलग रखना चाहिए। उसने क्लियर किया कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर असर नहीं डालने दे सकती, और अगर आप काम के लिए तैयार नहीं थी तो वॉलंटियर नहीं करना चाहिए था। लाडा ने सिर झुकाकर सॉरी बॉस कहा। एपो ने कहा कि ऐसा दोबारा मत होने देना, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें ब्रेक लेने की परमिशन है। लाडा ने धीरे से समझ गई कहा और भरोसा दिलाया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। लाडा में बहस करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि एपो सही है। उसी पल उसे समझ आ गया कि अपने बॉस से कॉम्पिटेंट शब्द वो जल्द नहीं सुनने वाली। ये भी सच था कि एपो ने उसे कोई कड़ी डांट नहीं दी, जो अपने आप में एक कंसिडरेशन था। उस दिन एपो को ऑर्गेनाइजिंग टीम और दूसरे पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स संभालनी थी, क्योंकि शेफ ईएन की कैंपेन लॉन्च में बस कुछ ही दिन बचे थे। वहीं दूसरी तरफ चोनलाडा डिस्ट्रैक्टेड थी और छोटे छोटे कामों में भी गलती कर रही थी। उसे खुद को मदद से ज्यादा बोझ जैसा महसूस हो रहा था। फिर भी एपो ने उसे सबके सामने डांटा नहीं। उसने इंतजार किया जब तक वे कार में अकेले नहीं हो गए, और फिर उससे बात की।
कार में बैठने के बाद एपो ने कहा कि मुझे मॉल जाना है। उससे पहले मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? लाडा ने तुरंत कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी। ऐसे में आपको मुझे ड्रॉप करने के लिए अलग से घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। एपो ने फिर कहा कि अगर तुम रेस्ट करना चाहो तो मैं पहले तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ। लाडा ने मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। लाडा ने सोचा, कम से कम बाहर घूमना और कुछ नया देखना घर पर अकेले फंसे रहने से बेहतर है। वैसे भी जो दबाव वो महसूस कर रही थी, अपने भाई से, अपने फैमिली से, यहाँ तक कि अपने बॉस से, जो उसकी कॉम्पिटिटर भी थी, वो उसे भीतर से कुचल रहा था। वो अकेली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबको कैसे खुश करे या उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाले जो उसे चारों तरफ से घेर चुकी थी। कुछ देर बाद लाडा ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि बॉस, मान लीजिए आपको फैमिली और सही काम करने में से किसी एक को चुनना पड़े, तो आप क्या चुनेंगी? एपो ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत जवाब दिया कि सही काम। लाडा ने हैरानी से कहा कि आपने तो बहुत जल्दी जवाब दे दिया। एपो ने शांत आवाज में कहा, मिस चोन लाडा, क्योंकि ये कोई मुश्किल चॉइस नहीं है। लाडा ने फिर पूछा कि आप हिचकिचाएंगी नहीं, ये जानते हुए भी कि फैमिली इम्पोर्टेंट है? एपो ने बिना किसी डाउट के कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ फैमिली इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक अच्छी फैमिली कभी तुम्हें गलत काम करने के लिए इंकरेज नहीं करेगी। लाडा ने उसकी तरफ हल्की नजर से देखा। एपो ने सिंपल सा जवाब दिया था, बिना ये समझे कि उसके इस हाइपोथेटिकल सवाल के पीछे असली वजह क्या थी। लेकिन एपो के जवाब ने उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। शायद अगर वो अपनी माँ से पूछती तो वो भी यही जवाब देती। ये वीडियो यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको स्टोरी नरेशन पसंद आई। मैंने कुछ और स्टोरीज भी नरेट की हैं, जैसे फ्रीन बेकी की अपकमिंग सीरीज द एयर और क्रेनियम, और अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।